तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो हिंदी इलेक्टिव है उसका मोस्ट पीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों के 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड क दिया रहेगा। खंड क में पठित बोध से क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर यहाँ पर 8 तक। 4 जो क्वेश्चन रहेगा वो गद्यांश से रहेगा और 4 जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर वो पद्यांश से रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग कहीं से 4 लाइन उठा के दे देगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका आंसर बताइए। तो आप लोग पहले उसको पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर करना है। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसको मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय यहाँ पर चल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर खंड ख से शुरू करते हैं। खंड ख से क्यों शुरू करते हैं? खंड क में आप लोगों का यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और यह क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स रहेगा। और यह जो क्वेश्चन रहेगा ऊपर वाला 1 से लेकर 8 तक वो कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको उसको पढ़कर ही आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार माध्यम माना जाता है? तो जो रेडियो है वो श्रव्य माध्यम है, यानी कि रेडियो को हम लोग सुन सकते हैं, केवल उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लोग सुने होंगे रेडियो, तो बोलते हैं मैं आकाशवाणी यहाँ से बात कर रही हूँ, तो उसको हम लोग केवल सुनते हैं, देखते नहीं हैं। और दृश्य माध्यम क्या हो गया? तो जैसे टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, सीरियल हो गया, ये सब का है दृश्य माध्यम है। ठीक है, और लिखित माध्यम क्या हो गया? समाचार पत्र हो गया, ये सब लिखित माध्यम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है? तो प्रिंट मीडिया का उदाहरण कौन सा है? तो समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है वो प्रिंट मीडिया का उदाहरण है, यानी कि उसको प्रिंट करके ही छापते हैं, इसी कारण से प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 है कि जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व होता है? तो जो फीडबैक होता है जनसंचार में, ठीक है, जिसको सुझाव कहते हैं हिंदी में, उसका मतलब होता है कि संदेश को समझने में मदद करता है, यानी कि जो संदेश दे रहा है तो आप लोग उसको फीडबैक कीजिएगा तो उसको समझने में मदद मिलता है। यानी कि कोई भी मैसेज वहाँ पर फीडबैक दिया अपना कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो जो पढ़ता है उसको क्या मिलता है? तो समझने में मदद मिलता है। ठीक है, यहाँ पर पी में क्या है कि संदेश को प्रभाव का आकलन करता है, यानी कि संदेश जो है वो किस प्रकार का है उसको आंकने में वहाँ मदद करता है आपका फीडबैक। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर सी है कि दर्शकों की राय प्राप्त करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर मुझे फीडबैक में कमेंट करते हैं, तो जिस जो कमेंट आप लोग किए यहाँ पर, तो जो दूसरा लोग पढ़ेंगे उसको यहाँ पर फीडबैक के तौर पे वहाँ सुझाव मिलेगा, यानी कि ये वीडियो कैसा है, अच्छा है कि नहीं, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, इसी को फीडबैक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है? तो इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर और आप लोग इंटरनेट के माध्यम से इसको देख रहे हैं, तो ये जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो जनसंचार है वो क्या करता है? लोगों को सूचना प्रदान करता है। ठीक है, लोगों को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है, यानी कि जो भी मुद्दा उठ रहा है देश दुनिया में उसके प्रति आप लोगों को जागरूक बनाता है। लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है। ठीक है, कि लोगों का क्या क्या यहाँ पर राय है, क्या विचारधारा है, वो सभी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, जनसंचार का माध्यम से। तो इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है? तो पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत कौन सा है? तो सत्य और निष्पक्षता का पालन, यानी कि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें कुछ भी प्रकार का कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए, बल्कि वह सत्य होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पत्रकारिता में पेज 3 का क्या अर्थ, क्या तात्पर्य है? तो जो पत्रकारिता में पेज 3 है उसका मतलब है कि मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें, यानी कि कोई सा भी ऐसा खबर जो आप लोगों को मनोरंजन देती है वो पेज 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या होता है? तो खोजी पत्रकारिता का मतलब होता है कि जैसे कुछ यहाँ पर गुप्त इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको उजागर करना। तो गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना ही खोजी पत्रिका का कार्य होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कुछ जासूस लोग होते हैं, ठीक है, उन लोग क्या करते हैं कि वो लोग छुप छुप कर उन लोग इन्फॉर्मेशन को यहाँ कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और बाद में उजागर करते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो टीवी है और रेडियो है वो पत्रकारिता को तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखा गया है। ठीक है, किस में रखा गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूरदर्शन पर
प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन है? तो हम लोग हैं। जो टीवी पर पहला धारावाहिक दिखाया गया था वो कौन सा था? तो हम लोग था। ठीक है। और हम मूवी पूछे कि कौन सा मूवी दिखाया गया था टीवी पर पहला बार, तो कौन था? तो दिल वाला दुल्हनिया ले जाएगी। कौन सा? दिल वाला दुल्हनिया ले जाएगी। ठीक है। यह जो मूवी था वो टीवी में पहला बार दिखाया गया था साउंड के साथ। ठीक है। और सीरियल यहाँ पर पूछा है, तो सीरियल हम लोग, जो सीरियल था हम लोग नाम था, वो सबसे पहले दिखाया गया था धारावाहिक के रूप में। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर खंड ख शुरू हो जाता है। खंड ग में आप लोगों का पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है। अब जितना भी रहेगा क्वेश्चन यहाँ से 19 से लेकर 40 तक, वो आप लोगों का यहाँ पर किताब से रहेगा। ठीक है। समझ गया परीक्षा का पैटर्न कैसे होने वाला है? एक से जो क्वेश्चन 8 रहेगा वो आप लोगों का अपठित गद्यांश और पद्यांश से रहेगा, और जो 9 से लेकर क्वेश्चन 19 रहेगा, सॉरी 9 से लेकर 18 तक, वो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। ठीक है। और 19 से जो 40 रहेगा वो आप लोगों की किताब से रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप लोगों का यह पुस्तक से दिया हुआ है। तो यदि हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तावे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी, घरों में काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा है, व्यर्थ में पैसा खराब होता है। रोटियां तावे से उतार लूँ, चूल्हे में सेक लूँ, सॉरी चूल्हे में सेक लूँ। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। ठीक है। यहाँ पर एक लड़का होता है, वो जाता है मेला, उसकी दादी भेजती है कि तुम जाओ मेला, मेला घूम के आना। लेकिन वो जाता है तो वहाँ पर मिठाई खरीदने के बजाय वह सोचता है कि क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए, जिससे क्या हो जाएगा कि जब दादी रोटी सेकती है तो उसका हाथ जलता है। जब वो रोटी से उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। इस कारण से चिमटा खरीद लिया जाए, दादी भी प्रसन्न हो जाएगी, और पैसा क्या, यहाँ पर खिलौना लेंगे तो व्यर्थ का ही चीज़ है। ठीक है। इसी कारण से वो चिमटा लेकर घर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा। तो हामिद ने सोचा कि चिमटा खरीदेंगे तो दादी का हाथ जलने से बचने के लिए, यानी कि जो उसका दादी था उसका हाथ जल रहा था, जब वो रोटी पका रही थी तो उसका हाथ जल जा रहा था। तो हामिद ने सोचा कि क्यों ना एक चिमटा खरीद लिया जाए जिसके कारण दादी का हाथ न जले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने से क्या समस्या थी। तो वह कहता था हामिद कि खिलौना खरीदेंगे, खिलौना तो खिलौने में कोई काम नहीं बनता है। ठीक है। वह व्यर्थ की चीज़ है, वह तुरंत टूट जाता है, इससे पैसा बर्बाद हो जाता है। ठीक है। इसी कारण से वो कहता है कि खिलौना खरीदना व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया। तो हामिद ने बताया कि रोटियां तावे से उतारने में मदद करता है, चूल्हे को साफ करने या उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है। आग मांगने वाला को आग देने में उपयोगी होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो सभी बताया है कि सभी जो कार्य है वो चिमटा से किया जा सकता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है। तो यह जो गद्यांश है, यह जो कहानी है, इसकी रचना प्रेमचंद जी ने की है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह जो कहानी है दोपहर का भोजन, यह निम्न मध्य वर्गीय जो मिडिल क्लास के फैमिली होते हैं उनको यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, यानी बताया गया है उसके बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परासाई जी ने किस आधार पर व्यंग किया है। तो यह आस्थाओं के बाजारीकरण पर यहाँ पर व्यंग किया है। ठीक है। जो आस्थाओं होती है उसके बारे में यहाँ पर व्यंग किया है, यानी कि उपहास उड़ाया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि चमेली के बेटे का नाम क्या था। तो चमेली के बेटे का नाम था बसंत। क्या नाम था? तो बसंत था चमेली का बेटे का नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की। तो यह जो पुस्तक है काला शुक्रवार, इसकी रचना कौन किए हैं। तो सुधा अरोड़ा, सुधा अरोड़ा ने इस पुस्तक को लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खाना बदोश कहानी के लेखक कौन है। तो जो खाना बदोश कहानी है उसको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। कौन लिखा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है।
और यह जो खानाबदोश कहानी लिखता है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहानी लिखते के दौरान एक कवि का नाम याद पड़ जाता है। उसका नाम क्या है? तो कालिदास है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब खानाबदोश कहानी लिख रहा था लेखक, तो किस लेखक का यहाँ पर याद पड़ गया था? तो कालिदास का। ठीक है, किसका? तो यहाँ पर कालिदास का याद पड़ गया था। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? तो भारत माता का मस्तक हिमालय को कहा गया है। ठीक है, जो हिमालय पर्वत है उसको भारत माता का मस्तक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी? तो जो मकबूल था वो ऑयल कलर का ट्यूब, ठीक है, खरीदने के लिए अपनी इतिहास और भूगोल का जो पुस्तक था उसको बेच दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, कौन है? तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था? तो पतंगबाजी यानी पतंग उड़ाने में जो शरद था, शरद का मित्र राजू था। ठीक है, कौन था? शरद का मित्र राजू था। पतंग उड़ाने में वो साथ देता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं कि अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। बेसिया के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान की पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, काला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। ठीक है, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़ाई। सब साखियाँ मिली जमन, बैठी घर पर करे बड़ाई। हिंदवन की हिंदवाई, देखो तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भाई, साधो कानो राहो है जाई। यानी कि कविता में बताया गया है कि जो हिंदू है वो अपने बड़वाई करता है, वहाँ पर अपना अपना आपको बड़ा दिखाने का कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन वह बड़ा दिखाने के बावजूद भी क्या करता है? तो बेश्या के पैर के नीचे सोता है। ठीक है, जो हिंदू लोग होता है। मुसलमान जो है वो मुसलमान के पीर बाबा मुर्गा मुर्गी खाता है। ठीक है, और लेकिन वो भी फिर तभी कहता है कि मैं पीर हूँ, या मुसलमान का मैं यहाँ पर पीर बाबा हूँ। ठीक है, खाला करे बेटी ब्याह, घर ही में करे सगाई। खाला जो भी करती है बेटी को, घर ही में कर देती है सगाई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार जो कबीरदास जी हैं वो यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, पद्यांश के माध्यम से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है? तो किसका आलोचना किया है? तो धार्मिक भेदभाव और पाखंड को। ठीक है, जो धार्मिक भेदभाव होता है और पाखंड होता है, जैसे हिंदू लोग अपने आप को, ठीक है, वहाँ पर बड़वाई करते हैं, बड़ा दिखाते हैं, मुसलमान भी ऐसा करते हैं, तो कबीरदास जी यहाँ पर आलोचना करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैर तले सोते हैं? तो अभी मैंने बताया कि जो हिंदू है अपने बड़ाई करते हैं लेकिन वह वेश्या के पैर के नीचे सोते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि हिंदुन की हिंदवाई, देखो तुर्कन की तुर्काई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। मैंने बताया है कि कोई सा भी अलंकार पूछे तो आप लोग यहाँ पर अनुप्रास ही अलंकार मार दीजिएगा। अधिकांश जो होता है वो अलंकार से ही पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है? तो कबीर जो हैं, जी जो हैं, वो इस पद्यांश के माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए, ना कि किसी पाखंड का, किसी धार्मिक पाखंड का। ठीक है, बल्कि यहाँ पर सभी लोग साथ मिलकर सच्चाई का पालन कीजिए, तभी सच जो समाज है वो अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो जो सूरदास जी थे उनका गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य था उनका गुरु का नाम। किनका गुरु का नाम? तो सूरदास जी का गुरु का नाम। याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यह जो कविता है हंसी की चोट, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि सुमित्रानंद पंत किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जो सुमित्रानंद पंत जो है ये छायावादी काव्यधारा के कवि हैं। किसका है? छायावादी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो जो महादेवी वर्मा थे, ये क्वेश्चन वीवीआई होने वाला है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उनको, तो उसका जो एक यहाँ पर यामा नाम का एक रचना होता है उसमें उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। किसको? महादेवी वर्मा को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40 है कि मगध में कौन हस्तक्षेप करता है। तो मगध में पक्षियां जो है वो हस्तक्षेप करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यह जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।